वेलकम टू डीके वीडियोज। आज इस वीडियो में अपन टर्म फर्स्ट में जो स्पर्श बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे नए पैटर्न के अनुसार, उसके बारे में अपन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, क्या उसका पैटर्न है, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है इस तरह से 40 मार्क्स का, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को समझने से पहले अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। उसमें जो आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे उसको समझाया गया है कि कौन कौन से टॉपिक है और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज इसमें अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक गद्यांश रहता है जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में से ही, तो उसको पढ़ के अपन को उसमें से आंसर देने हैं। तो पहला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इस गद्यांश में से 5 में से 4 देने होते हैं। आपके गद्य और पद्य दो खंड है, तो गद्य में 5 में से 4 देने के होते हैं और पद्य वाले में 4 में से 4। देखिए पहले गद्यांश कौन सा है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह काश परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो ये था अपना गद्यांश। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो बन रहे हैं। अड़चन का शब्दार्थ क्या होगा? ए विघ्न, ब बाधा, से रुकावट और द उपरोक्त सभी। तो अड़चन का मतलब है विघ्न, बाधा, रुकावट। तो इसके लिए एक तो आप ना कि आपकी जो बुक में है शब्दार्थ वगैरह वो अच्छी तरह से देखें, क्योंकि शब्दार्थ यानी कि कोई भी पैराग्राफ में कोई भी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं, तो शब्दार्थ अच्छी तरह से देखें। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में कौन बांट देती है? पोशाकें, दौलत, ज्ञान, परिस्थिति। तो ए पोशाकें इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड, समाज में मनुष्य का दर्जा कौन निश्चित करती है? समाज में मनुष्य का दर्जा ए पोशाकें निश्चित करती है, तो पोशाकें इसका राइट आंसर है। पतंग को सहसा भूमि पर कौन नहीं गिरने देती? इसका आंसर होगा द पोशाक। इसका आंसर होगा ए वायु की लहरें। तो वायु की लहरें पतंग को भूमि पर नहीं गिरने देती है। और पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? जब हम निचली श्रेणियों को समझना चाहते हैं, तब वह हमारे लिए बंधन बन जाती है। तो सेकंड गद्यांश देखिए, उसको देखने से पहले क्वेश्चन का आंसर देते समय एक बात का ध्यान रखें कि प्रश्नों के उत्तर अपन को गद्यांश के आधार पर ही देना है। यानी कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो गद्यांश में दिया हुआ है उसको पढ़कर उसी के संदर्भ में अपन को उसका आंसर चुनना है, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसका अपन पहले पढ़ते हैं क्या है ये गद्यांश। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के पावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माता के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन आंसर। तो एक तो बुक में जो आपके पैराग्राफ है, बुक एक बार अच्छी तरह से पढ़े आप, जिससे कि थोड़ा समझ में आए और पैराग्राफ आते आपको ध्यान में आ जाए कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ है शंकु का शब्दार्थ क्या होगा? तो शंकु का शब्दार्थ यानी कि इसका मतलब होगा नोक। शंकु का मतलब नोक, यानी कि जो कोई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी होती है जो नोक की तरह होती है, उसको लिए यहाँ पर शंकु आया। यह गद्यांश
किसकी जीवनी से लिया गया है, यानी कि ये जो गद्यांश है कौन अपने बारे में कह रही है, ये घटना जो हुई, इसका आंसर होगा बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल ये अपनी जीवनी खुद लिखी और अपने बारे में इस गद्यांश में या इस चैप्टर में बता रही है। थर्ड क्वेश्चन है, सागर माता किसको कहा जाता है? सागर माता, तो सागर माता कहा जाता है एवरेस्ट को, हिमालय को, अरावली को, हिंद महासागर को। किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें एवरेस्ट को, यानी कि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माता के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने किसको बर्फ में दबा दिया? तो देखिए ये लिखा हुआ है गद्यांश में, किसको दबाया था? दुर्गा माँ के चित्र को, हनुमान चालीसा को, स पावड़े को और द ए और ब दोनों को। तो द वाला इसमें राइट होगा, ए और ब दोनों, यानी कि दुर्गा माँ का चित्र और पावड़ा दोनों। और लास्ट क्वेश्चन, आनंद के इस क्षण में लेखिका को किसका ध्यान आया? अपने माता पिता का। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश से है, इसमें आपको चारों में से 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पद्यांश देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास सुहानी समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे अरे दासा। तो क्वेश्चन देखिए, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है कौन है? मोर, कबूतर, चकोर, कोयल। तो यह है यानी कि चकोर, राइट आंसर है, क्योंकि चकोर जो है वो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का एक बहुत बड़ा प्रेमी है और वो यानी कि चांदनी रात में चंद्रमा को निहारता रहता है, तो इसलिए उसको एक चंद्रमा का प्रेमी माना गया है चकोर को। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सोने में क्या मिलाने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है? तो सोने में चांदी या सुहागा या पीतल या कांस्य। तो राइट आंसर होगा इसका सुहागा। सुहागा मिलाने से उसकी ठोसता बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसमें आया है अपने जो ऊपर पैराग्राफ है उसके अंदर, यानी कि लास्ट सेकंड वाली लाइन में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। यानी कि तुम प्रभु को कहा गया कि आप मोती और हम धागा है, तो दोनों का मिलन उस तरह से जैसे सोने में सुहागा का मिलन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास ने अपने आप को ईश्वर का क्या माना है? भक्त, दास, स्वामी या मित्र? तो राइट आंसर होगा दास। इसके लिए देखिए जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट वाली जो पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे हरे दासा। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्रभु को उन्होंने स्वामी कहा है और खुद को दास कहा है। दास यानी किसी का जो सेवक होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रभु की भक्ति की खुशबू किस तरह से फैलती है? इसके लिए रैदास ने कौन सा उदाहरण दिया है? मोती हम धागा, दीपक हम बाती, घन बन हम मोरा, चंदन हम पानी। तो राइट आंसर द चंदन हम पानी। तो उससे ही खुशबू फैलेगी। चंदन और पानी को मिलाने से जैसे खुशबू फैल जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति की खुशबू बढ़ेगी। किसको? चंदन और पानी के द्वारा उन्होंने इसको बताया। नेक्स्ट 4th वाले में चलते हैं अपन। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीमन देखी बड़ेन को लगो न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जज जो नहीं रवि सके बचाए। तो देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, सुई का कार्य है। सुई का कार्य क्या होता है? तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, उड़ना। तो राइट आंसर सुई का कार्य जोड़ना, जोड़ती है। जैसे धागा
मतलब कपड़ा कोई फट जाता है, उसको जोड़ने के लिए अपन सुई का कार्य करते हैं। तोड़ने का काम सुई नहीं करती है, तोड़ने का काम करती है तलवार। तो अगर यहाँ पर आता है कि तोड़ने का काम कौन करती है, तो अपन तलवार लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ों को देखकर हमें किसका त्याग नहीं करना चाहिए? यानी कि यहाँ पर बड़े जो लोग होते हैं, बड़े लोग, कोई भी बड़े मीन्स उम्र से बड़े नहीं है यहाँ पर, जो यानी कि समाज में बड़े बड़े लोग हैं, जैसे यानी कि पैसे वाले जिनको मानते हैं, जिनका पोस्ट बड़ी है, या जो रुतबे से बड़े हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर हमें किसका त्याग नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर है शर्म का, मित्रों का, संपत्ति का, या छोटों का। तो राइट आंसर होगा इसमें छोटों का, यानी कि छोटों का हमें बड़ों को देख के त्याग नहीं करना चाहिए। ये आया था पहले वाली जो पंक्ति है उसमें, रहीमन देखी बड़ेन को लगो न दीजिए डारी, तो उसमें इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति में हमारी सबसे बड़ी सहायक होती है, यानी कि जब संकट आता है तो हमारा सबसे बड़ा सहायक कौन सा है? अपना रोप, हमारा पद, हमारी मित्र, हमारी संपत्ति। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? हमारा पद नहीं, हमारी संपत्ति। तो हमारी संपत्ति ही विपत्ति में हमारी सबसे बड़ी सहायक होती है। तो इसमें द वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, यानी कि बिना संपत्ति के, बिना विपत्ति में कोई भी सहायता हमारी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, जलज को जीवन कौन देता है? यानी जल में रहने वाले जंतु को जीवन कौन देता है? रवि, सूर्य, ईश्वर, या जल? तो राइट आंसर जल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 5th वाले पैराग्राफ में। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन निज मन की विधा मनी राखो गोई, सुनी अठिले है लोग सब बांटी न ले है कोई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसके, अठिलीय शब्द का अर्थ है, तो अठिलीय का मतलब अंगड़ाई लेना, मजाक उड़ाना, साथ देना, 8 बार देना। तो यहाँ अठिलीय जो है इसका मतलब है कि मजाक उड़ाना। लास्ट वाली लाइन देखिए जो ऊपर पद्यांश दिया है, सुनी अटलिए लोग सब बांटी न ले है कोई, यानी कि सब लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपका दर्द कोई भी नहीं बांटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम ने किसको तोड़ने के लिए मना किया है? सूत के धागे को, ऊन के धागे को, नफरत के धागे को, प्रेम के धागे को। तो कौन सा होगा इसमें राइट? प्रेम के धागे को, यानी कि रहीम ने प्रेम के धागे को तोड़ने के लिए मना किया है, क्योंकि अगर एक बार टूट गया तो वापस से वो पहले जैसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्तों में गांठ कब पड़ जाती है? जब रिश्ते टूट जाते हैं, ब जब टूटे रिश्तों को वापस जोड़ते हैं, स जब नए रिश्ते बनाते हैं, द जब रिश्तों में बदलाव हो जाता है। तो लगभग थोड़े एक से लगने वाले हैं, लेकिन राइट आंसर होगा इसमें जब टूटे रिश्तों को वापस जोड़ते हैं। यानी कि रिश्तों में गांठ तब पड़ती है जब हम वापस, एक बार रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वापस उनको जोड़ते हैं, तो वो पहले वाले जैसे नहीं रहते। तो इसके लिए देखिए इसमें लिखा हुआ साथ दोनों लाइन स्टार्टिंग की, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यानी कि रहीमन कह रहे कि जो प्रेम रूपी धागा है उसको हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि हमारे जो मित्र है, हमारे रिश्तेदार है, उनसे कभी भी हमें झगड़ना नहीं चाहिए या मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमारा रिश्ता बिगड़ गया तो वो वापस पहले जैसे नहीं बन सकता। जैसे धागा टूट जाता है, उसको अपन बांध तो सकते हैं लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4th वाला, हमें अपने मन के दुख को दूसरों के सामने प्रकट क्यों नहीं करना चाहिए? तो राइट आंसर, दूसरे
हंसी उड़ाएंगे, यानी कि यह राइट होगा क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। अब देखते हैं 6 वाले पैराग्राफ में, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं अपन पैराग्राफ। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी बूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चवन्नी भी कौन देता। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका दुख का अधिकार। तो इसमें 4 पाठों के नाम है, तो राइट होगा दुख का अधिकार। तो एक ये भी ध्यान रखें आप कि पाठ का नाम भी ध्यान रखें, पाठ का नाम, पाठ का लेखक कौन है, हर एक चैप्टर का ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पैराग्राफ कौन से पाठ से आया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, इस गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है यशपाल, यानी कि जो दुख का अधिकार पाठ है उसके लेखक है यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूनी भूसी का क्या अर्थ है। चूनी भूसी का क्या अर्थ है। देखो चूनी भूसी का अर्थ है, यहाँ पर 4 दिए हुए, इकट्ठा करा हुआ धन सामान, चूना और भूसा, चूने से लिपी हुआ आंगन और खरबूजे। तो इसका सही आंसर होगा इकट्ठा करा हुआ धन सामान, यानी चूनी भूसी का यहाँ पर मतलब है कि जो घर में जो कुछ इकट्ठा था उसके लिए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसका फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला, क्योंकि उसमें पूरा ग्रामर का जो है आपको उसमें सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रामर के जो भी टॉपिक है वो सब आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे, चैप्टर भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ किसका, बहू का, दे वाला इसमें राइट होगा। यहाँ पर बुढ़िया का, भगवाना का, बच्चों का लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट दे बहू का राइट होगा। बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देता था। तो बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देता था। उसको आवश्यकता नहीं थी, वह खरबूजे खत्म हो गए थे, उसका बेटा अब नहीं रहा था, उसका सामान नहीं बिक रहा था। तो राइट होगा उसका बेटा अब नहीं रहा था। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।